हेलो बच्चों, मैं संतोष कुमार स्वागत करता हूं आपका साइंस एंड मैथ्स जोन के इस यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th के बायोलॉजी चैप्टर 1 जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत आने वाले बिहार बोर्ड के मैट्रिक एग्जाम में सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसमें से 30 प्रश्नों को लेकर के आया हूँ और ये चैप्टर 1 का है। इस तरह से मैं आगे भी वीडियो लाते रहूँगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार बोर्ड ने जो प्रश्नों की संख्या है उसको ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा बदल दिया, अर्थात आपको 50% क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे तो आपका आधा मार्क्स ऑब्जेक्टिव पर निर्भर करता है। और बच्चे सोचते हैं कि ऑब्जेक्टिव तो आसानी से बन जाते हैं, पर आप जब मॉडल सेट बनाते होंगे या ऑब्जेक्टिव बनाते होंगे तब आपको लगता होगा कि नहीं, गलती ज़्यादा हो रही है। तो आप इसको समझिए, मैं यहाँ आपको केवल यह नहीं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में टिक आउट करवाऊंगा, इसको पूरी तरह से समझाऊंगा जिससे आप में कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और क्यों होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। तो आप ध्यान देंगे कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है, वाष्पोत्सर्जन का अर्थ क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन का अर्थ होता है कि पौधे जो वाष्पोत्सर्जन करते हैं, अर्थात पौधे जब भोजन बनाते हैं, ठीक, तो जल लेते हैं। पौधे भोजन बनाने के लिए क्या करते हैं? जल लेते हैं, जड़ से जल लेते हैं। जैसे ऐसे पौधा है, अगर ऐसे पत्तियां हैं, ध्यान देंगे आप, तो जड़ से जब जल लिया जाएगा तो वह जल जाइलम के द्वारा पत्तियों तक पहुंचता है। जल जाइलम उत्तक के द्वारा पत्तियों तक पहुंचता है। आप ध्यान देंगे, अगर आप से पूछा जाए कि पौधों में जल किस उत्तक के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होता है, या पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो जाइलम उत्तक द्वारा। सबसे पहले तो आप इस बात को याद रखेंगे, जाइलम उत्तक द्वारा पौधों में जल का परिवहन होता है। और यह परिवहन एक दिशीय होता है, अर्थात नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, यह नहीं कि जल फिर नीचे भी आता है। तो एक सामान्य पौधा, जैसे आपके आसपास अगर एक बड़ा सा आम का पौधा हो, तो वो एक दिन में 10 से 12 लीटर तक जल जमीन से ले लेता है। जमीन से 10 से 12 लीटर पानी ले लेता है। उस पानी में से जितना भी उपयोग पौधे को भोजन बनाने में होता है, उसके बाद शेष बचा हुआ जो भोजन, मतलब शेष बचा हुआ जो पानी होगा, वो पत्तियों के द्वारा वाष्प बन के उड़ जाता है। कहाँ? वायुमंडल में। वायुमंडल में वह वाष्प बन के चला जाता है। तो पत्तियों से जल का भाप बनकर निकलना वाष्पोत्सर्जन होता है। और यह कहाँ से हो रहा है? तो पत्तियों से। आपके ऑप्शन नंबर सी में है, किससे होता है? तो पत्तियों से। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है कि मानव रक्त में यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होती है। तो देखिए ध्यान से कि वैसे तो अगर सामान्य रूप से हम देखिए मानव रक्त में यूरिया की मात्रा, तो 15 से 18 कह सकते हैं, 15 से 20 कह सकते हैं, लगभग 15 से 20 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। एक डेसीलीटर रक्त में, ब्लड में लगभग 15 से 20 मिलीग्राम यूरिया मौजूद होता है। यूरिया क्या है? नाइट्रोजन का एक यौगिक है। और आपको बता दें कि अगर शरीर में या रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ती है तो, या यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ती है तो गठिया नामक रोग होता है। आप ध्यान देंगे इस बात को। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 20 मिलीग्राम रक्त में मौजूद होता है, वो भी प्रति डेसीलीटर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव श्वसन की क्रिया के दौरान, मानव श्वसन क्रिया के दौरान कितनी ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। तो यहाँ हम ध्यान देंगे कि मानव में जब श्वसन होता है, ठीक, जब हम सांस लेते हैं तो ऊर्जा जो है वह ताप के रूप में परिवर्तित होती है। ऊर्जा किस में परिवर्तित होती है? ताप के रूप में। तो लगभग हमारे शरीर में बनने वाली ऊर्जा का 20% ताप के रूप में निष्कासित हो जाती है। कितनी? 20%। श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? तो आंसर होगा हमारा 20% ऊर्जा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो आपको बता दें कि मानव में जो किडनी है, वृक्क या किडनी जिसको हम किडनी कहते हैं, वो किस तंत्र से संबंधित है? तो उत्सर्जन तंत्र से। किडनी या वृक्क, या इसी को एक और नाम देते हैं हम लोग, गुर्दा। गुर्दा या किडनी या वृक्क एक ही चीज है। गुर्दा, किडनी या वृक्क, ये तीनों एक ही चीज हैं। गुर्दा या किडनी मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का भाग होते हैं। किस तंत्र का? उत्सर्जन तंत्र का भाग होते हैं। उत्सर्जन तंत्र वह तंत्र होता है जो शरीर में मौजूद वर्ज्य पदार्थों या बेकार पदार्थों या फिर कह सकते हैं नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा उत्सर्जन तंत्र। कौन सा तंत्र? उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, चलिए, उत्सर्जन तंत्र। अगला प्रश्न है कि पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कासन की क्रिया क्या कहलाती है? तो देखिए, पौधों में कई जगहों पे वायवीय भाग होते हैं। पौधों के कई वायवीय भाग हैं। जैसे हम बात करें कि पौधों के जो छाल हैं वो भी एक तरह के वायवीय भाग है। पौधों की पत्तियां हैं, वहाँ से भी वायु का आवागमन होता रहता है, तो वो भी एक तरह का वायवीय भाग है। तो पौधों के वायवीय भागों से जल का निष्कासन क्या कहलाता है? तो वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। थोड़ी देर पहले समझाया गया था, तो आंसर हमारा हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, अर्थात वाष्प का निकलना, जल का निकलना, क्योंकि डायरेक्टली जल जो है वो पानी पौधे से नहीं निकल सकता है, तो भाप के रूप में निकलता है, तो इसको हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है? तो ध्यान देंगे कि शरीर में ऊर्जा का उत्पादन जो है, ऑप्शन है श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, उत्तेजनशीलता। तो यहाँ हमारा जो सही आंसर है वो होगा श्वसन। क्यों? क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में जो हम भोजन करते हैं, तो भोजन पचने के बाद ग्लूकोज बन जाता है। क्या बन जाता है? ग्लूकोज, C6H12O6 ग्लूकोज बन जाता है। और इस ग्लूकोज से जब ऑक्सीजन अभिक्रिया करता है, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन ग्लूकोज से जाकर के अभिक्रिया करता है और तब बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, और साथ में ऊर्जा बनाता है। क्या बनाता है? ऊर्जा। तो यहाँ पर शरीर में ऊर्जा का जो निर्माण है वो मूल रूप से किसके द्वारा हो रहा है? श्वसन के द्वारा। और आपको बता दें कि हमारे शरीर में एक बार श्वसन होता है तो लगभग 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। कितना? 38 एटीपी। कई पुस्तकों में आपको कई तरह से आपको 36 एटीपी भी दे सकता है। 38 एटीपी सर्वमान्य है, आप इसको याद रखेंगे। एनसीईआरटी में भी 38 एटीपी ही दिया हुआ है। चलिए, तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर है वो श्वसन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है कि कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? अर्थात प्रकाश संश्लेषण तो ये केवल पौधों के लिए अनिवार्य है। वाष्पोत्सर्जन यह पौधों में होता है। चलन तो ये जंतुओं में होता है, जंतु चलते हैं, पौधे तो चलते नहीं है। तो ये तीनों सभी के लिए अनिवार्य नहीं, लेकिन श्वसन सभी के लिए अनिवार्य है। आप एक चीज सोचिए कि श्वसन के बिना हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण नहीं होगा, और जब हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण नहीं होगा तो हम कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे और हमारा जीवित रहना व्यर्थ है। अर्थात श्वसन जो है वह सबसे ज्यादा अनिवार्य है। अगर आपसे हम एक प्रश्न पूछे कि बताइए कि पौधे जब सांस लेते हैं तो पौधे सांस लेने में कौन सी गैस लेते हैं? आप लोग कमेंट्स करके इसका आंसर दीजिएगा कि पौधे सांस लेने में कौन सी गैस लेते हैं। पौधे श्वसन के लिए किस गैस का उपयोग करते हैं? ठीक है, किस गैस का उपयोग करते हैं?
चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका सही जवाब हो जाएगा श्वसन। अगला प्रश्न कहता है कि मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें? आरबीसी में, लाल रक्तकण में। तो ध्यान दीजिएगा आप कि ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, लाल रक्तकण में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक। और हीमोग्लोबिन में एक विशेष धातु पाया जाता है, कौन? लोहा, ठीक, या आयरन। आयरन पाया जाता है। वर्णी लवक है, इसमें नहीं होगा। लाल रक्तकण में भी नहीं होगा, श्वेत रक्तकण में भी नहीं होगा। यहाँ पर हमारा आंसर है क्लोरोफिल। सही आंसर क्या होगा? क्लोरोफिल। मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। मैग्नीशियम धातु क्लोरोफिल में पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव हृदय में पाए जाते हैं कितने कक्ष? 3 वेश्म, 2 वेश्म, 4 वेश्म, 5 वेश्म। तो यहाँ हमारा सही जवाब हो जाएगा 4 वेश्म। मानव हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं। यहीं पर आप कुछ और देख लेंगे। मछली के हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं? 2। मछली के हृदय में 2 कक्ष पाए जाते हैं। रेप्टिलिया वर्ग में जो भी आते हैं, जैसे सांप हो गया या गिरगिट, छिपकली, इन सब के हृदय में, मेढक के हृदय में 3 कक्ष पाए जाते हैं, ठीक, याद रखिएगा। और रेप्टिलिया वर्ग के एक जंतु जो कि मगरमच्छ है, ठीक, मगरमच्छ के हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं। मनुष्य के हृदय में भी 4 कक्ष पाए जाते हैं। पक्षियों के हृदय में भी 4 कक्ष पाए जाते हैं। ये एक विशेष कॉन्सेप्ट है जिसके अंतर्गत हम कहेंगे कि हाँ, हृदय में कक्षों की संख्या क्यों इतनी ज़्यादा या क्यों कम होती है, इसको किसी वीडियो में समझाया जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? ऑप्शन ए वसा, प्रोटीन, ग्लूकोज, प्रकाश। तो प्रकाश संश्लेषण से प्रकाश तो प्राप्त होगा नहीं, वसा भी प्राप्त नहीं होता है, प्रोटीन भी प्राप्त नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण है क्या? तो प्रकाश संश्लेषण पौधों की भोजन बनाने की प्रक्रिया है। पौधों के भोजन बनाने की प्रक्रिया है, ठीक है। तो भोजन बनाते हैं पौधे, अपने भोजन के रूप में मंड या स्टार्च बनाते हैं, वो ग्लूकोज होता है। क्या होता है? ग्लूकोज। भोजन बनाने की प्रक्रिया, ठीक है, जिसमें पौधे क्या क्या लेते हैं? सूर्य से प्रकाश, जमीन से जल, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी तीनों चीजें लेकर के, और उनके पास स्वयं का क्लोरोफिल होता है, पर्णहरित होता है, और इससे ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। प्रश्न संख्या 11, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है? पारगम्य, अपारगम्य, अर्धपारगम्य। तो यहाँ पर अर्धपारगम्य। कोशिका झिल्ली कैसी होती है? अर्धपारगम्य होती है, ठीक है। इसकी जो झिल्ली होती है वो कैसी होती है? अर्धपारगम्य, ठीक है। जिससे कोशिका की झिल्ली में एक विशेष बात होती है, वो ये कि जैसे मान लेते हैं कि यह एक कोशिका है, ठीक है। तो कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, और यहाँ इस द्रव को कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव। तो इसके अंदर पदार्थ आ सकते हैं, बाहर भी पदार्थ जा सकते हैं, लेकिन इसकी जो झिल्ली होती है वो अर्धपारगम्य होती है, और इसको चयनात्मक झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? चयनात्मक झिल्ली। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह पदार्थों को चुन करके अंदर लेती है। कुछ पदार्थों को अंदर जाने देती है, कुछ पदार्थों को अंदर जाने नहीं देती है। तो अर्धपारगम्य सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12, दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? अपघटन होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, किण्वन होता है, या उत्सर्जन होता है? तो उत्सर्जन तो नहीं होगा, अपघटन भी नहीं होगा। प्रकाश संश्लेषण, किण्वन की प्रक्रिया होती है। दही के जमने में कौन सी प्रक्रिया होती है? किण्वन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, जीवन की उपापचय क्रियाओं के
संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? तो यहाँ पर कहता है उपापचय क्रियाओं के संचालन के लिए, अर्थात शरीर में उपापचय क्रियाओं का अर्थ होता है शरीर के अंदर कुछ जैसे ऊर्जा या भोजन का पचना, इन सब में शरीर के अंदर कुछ निर्मित होना और कुछ टूटना, इन सब के सम्मिलित रूप को हम कहते हैं उपापचय, अर्थात उपचय और अपचय। उपचयन और अपचयन को सम्मिलित रूप से हम उपापचय कहते हैं। तो उपापचय क्रियाओं के संचालन के लिए कौन आवश्यक है? शरीर की वृद्धि, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत, निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति होनी चाहिए शरीर के संचालन के लिए, शरीर की वृद्धि भी होनी चाहिए और टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं। कहता है कि मानव में डायलिसिस थैली कौन है या क्या है, या मानव में डायलिसिस थैली है। देखिए डायलिसिस थैली अर्थात शरीर के अंदर जो भी वर्ज्य पदार्थ है, बेकार पदार्थ है, उसको दूर करने वाली एक थैली के रूप में हमारे शरीर में वृक्क है, और वृक्क के जो इकाई है उसको नेफ्रॉन कहते हैं। वृक्क की इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन को ही डायलाइसिस या डायलिसिस थैली कहते हैं। ठीक, शरीर में डायलिसिस थैली के रूप में किसे जाना जाता है? नेफ्रॉन को। चलिए आगे, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग कौन है? तो ये तो आप आसानी से बता सकते हैं कि मछली का जो मुख्य श्वसन अंग है वह क्या होगा? गलफरा होगा, गिल्स होगा, गलफरा या गिल्स होगा। चलिए आगे, कुछ और भी जंतुओं के आप समझ ले। आपसे अगर पूछे कि केचुआ, केचुआ किससे सांस लेता है? तो केचुए में श्वसन त्वचा द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? त्वचा द्वारा होता है। ठीक, मेढक त्वचा से भी सांस लेता है, बुक लंग्स से भी सांस लेता है और फेफड़े से भी सांस लेता है। कौन? मेढक। चलिए, मनुष्य फेफड़ा से सांस लेता है। आप ध्यान देंगे, आपसे प्रश्न पूछेगा कि मानव में श्वसन अंग है, और ऑप्शन देगा नाक, गिल्स, फेफड़ा, किया, या किया के जगह यहाँ पर आपको लिख सकता है गिल छिद्र। तो आप वहाँ पर नाक आंसर नहीं लगाएंगे। मानव का श्वसन अंग फेफड़ा होता है। मानव का श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा, क्योंकि फेफड़े से ही श्वसन की पूरी प्रक्रिया कराने में सबसे जो अहम भूमिका है वो फेफड़े की है। तो वहाँ पर श्वसन अंग फेफड़ा होगा। जबकि मछली का जो श्वसन अंग, मत्स्य का श्वसन अंग कौन? गलफरा या गिल्स। आगे, और एक बात कि कीटों में जो श्वसन होता है, जैसे मच्छर, मक्खी, तिलचट्टा, इन सब में श्वसन ट्रैकिया के द्वारा होता है। हिंदी में श्वास नली कहते हैं, इंग्लिश में ट्रैकिया कहते हैं। याद रखिएगा इसको। कीटों में किसके द्वारा श्वसन होता है? तो ट्रैकिया के द्वारा। चलिए आगे, कहता है कि पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग किया जाता है? तो पौधों में गैसों का निष्कासन जो है वो विसरण विधि से होता है। किसके द्वारा होता है? विसरण विधि के द्वारा होता है। आप ध्यान देंगे कि कहेगा कि पौधों में गैसों का आवागमन किस विधि से होता है? तो विसरण विधि से। जलीय पौधे किस विधि से गैसों का आदान प्रदान करते हैं या सांस लेते हैं? तो विसरण विधि से। ये सभी यहाँ जवाब होगा विसरण विधि। ठीक है, चलिए अगला है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो आपको क्लियर पता है, क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, तो क्लोरोफिल हरा वर्णक होगा। क्लोरोफिल कैसा वर्णक होगा? हरा वर्णक होगा। चलिए आगे, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो देखिए, कवक को आपने अक्सर कहाँ देखा होगा? तो जैसे कवक को देखें मशरूम, या जिसको हम लोग कहते हैं गोबर छत्ता। तो गोबर छत्ता जो है वो एक तरह का क्या है? कवक है। ठीक, तो वो कैसे जगह पे उगता है? तो सड़े गले एवं मृत पदार्थों से पोषण प्राप्त करता है। कवक जो है वो सड़े गले एवं मृत पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करता है, अतः उसको हम कहेंगे कि वह मृत पदार्थों पर अपना जीवन यापन करता है, अर्थात मृत जीवी पोषण पाया जाता है। कैसा पोषण? कवक में
पोषण की कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो मृतजीवी या मृतोपजीवी पोषण। प्रश्न संख्या 19, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? तो रेजिन एवं गोंद की बात करें तो पौधे के ये उत्सर्जी पदार्थ हैं, पौधे के उत्सर्जी पदार्थ हैं रेजिन और गोंद। हालांकि रेजिन काफ़ी उपयोगी होता है, रेजिन काफ़ी उपयोगी होता है, गोंद भी कई पौधों के गोंद उपयोगी होते हैं। रेजिन और गोंद पौधों के उत्सर्जी पदार्थ हैं और वो कहाँ पाए जाते हैं? पुराने जाइलम में। कहाँ? पुराने जाइलम में, फ्लोएम में नहीं, कॉर्टेक्स में नहीं, छाल में भी पाए जाते हैं, किंतु छाल के सबसे ऊपरी भाग पुराने जाइलम में रेजिन एवं गोंद पाया जाता है। पौधे का एक और उत्सर्जी पदार्थ होता है, आप याद रखेंगे, मैं लिख देता हूं, लैटेक्स। ठीक है, लैटेक्स जो है उससे प्राकृतिक रबर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? रबर। ठीक है, और गद्दे वगैरह भी लैटेक्स के बनाए जाते हैं। ये पौधे से दूध जैसा निकलता है, रबर के पौधे से दूध जैसा निकलता है लैटेक्स। चलिए आगे, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? विकल्प यहाँ नीचे है। शरीर में भोजन का पचना, शरीर में भोजन का पचना, शरीर में भोजन का पचना एक तरह की उपचयन अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है। ठीक, चलिए, क्योंकि संचयन नहीं होगा, व्यस्थापन या अपचयन नहीं होगा। अपचयन अर्थात किसी पदार्थ का नष्ट होना, टूटना। यहाँ पर उपचयन अर्थात ऑक्सीकरण, तो भोजन का पचना ऑक्सीकरण अभिक्रिया के अंतर्गत आएगा। चलिए आगे, रक्त क्या है? रक्त क्या है? आपसे यह क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि रक्त क्या है, तो जवाब होगा रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। तरल संयोजी उत्तक है। ठीक है, रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। चलिए, तो यहाँ पर विकल्प कोशिका तो नहीं, रक्त कोशिकाओं से बना होता है, बहुत सारी कोशिकाएं होती है रक्त में, तो वह कोशिका तो नहीं है, पदार्थ नहीं है, कोई नहीं नहीं। यहाँ पर आंसर होगा उत्तक है। रक्त क्या है? एक उत्तक है। और कैसा उत्तक है? तो तरल संयोजी उत्तक है। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? अग्न्याशय नहीं होगा, आंख उत्सर्जी अंग नहीं है, वृक्क उत्सर्जी अंग होगा। वृक्क क्या होगा? उत्सर्जी अंग होगा। हमारे शरीर में मूत्र का निर्माण वृक्क का एक विशेष कार्य है। वृक्क का महत्वपूर्ण कार्य शरीर के अंदर बने या निर्मित हुए नाइट्रोजनी पदार्थों को अलग करना है। कैसे पदार्थों को? तो नाइट्रोजनी पदार्थों को अलग करना है। आपको बता दें कि नाइट्रोजनी पदार्थों का सबसे ज़्यादा निर्माण हमारे लीवर से होता है। किससे होता है? लीवर से होता है। ठीक है, यूरिया का निर्माण भी लीवर से होता है और उसको रक्त से छानकर अलग करके मूत्र में मिलाने का काम, अर्थात मूत्र के रूप में शरीर से बाहर भेजने के लिए वृक्क महत्वपूर्ण कार्य करता है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा आंसर, उत्सर्जी अंग कौन है? वृक्क या किडनी, या इसी को गुर्दा कहते हैं। अगला प्रश्न है कि रक्षी कोशिकाएं पाई जाती हैं। रक्षी कोशिकाएं इंग्लिश में कहते हैं गार्ड सेल। क्या कहते हैं? गार्ड सेल। तो गार्ड सेल कहाँ पाए जाते हैं? ठीक, गार्ड सेल कहाँ पाए जाते हैं? तो आपको बता दें कि एक विशेष प्रकार की पत्तियों में छिद्र होता है जिसको कहते हैं एस्टोमाटा। पत्तियों में विशेष प्रकार के छिद्र पाए जाते हैं या पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, जिसको क्या कहा जाता है? एस्टोमाटा कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसको भी डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि पत्तियों में छोटे रंध्र पाए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? एस्टोमाटा कहा जाता है। एस्टोमाटा के चारों ओर, एस्टोमाटा जो बीच में छिद्र होता है उसके चारों ओर एक तरह की कोशिका पाई जाती है जिसको गार्ड सेल कहते हैं। इन्हीं कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? रक्षी कोशिकाएं या गार्ड सेल कहा जाता है। तो ये कहाँ पाए जाएंगी? पत्तियों में या एस्टोमाटा में। मान लेते हैं यहाँ पर विकल्प में अगर पत्तियों नहीं रहा
तो स्टोमाटा, हालांकि यहाँ पर विकल्प में पत्तियों दिया हुआ है। चलिए आगे, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो जब ध्यान देंगे, पौधों में अगर अवायवीय श्वसन होता है, अगर पौधों में अवायवीय श्वसन होता है, अगर वायवीय श्वसन हुआ तब तो एनर्जी का निर्माण करेगा पौधा, लेकिन अगर अवायवीय श्वसन हुआ तो इथाइल अल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा? इथाइल अल्कोहल। ठीक है, तो इथाइल अल्कोहल अवायवीय श्वसन से निर्मित होता है। किस प्रकार के श्वसन से बनता है? अवायवीय श्वसन से। ठीक है, इसको हम अनॉक्सी श्वसन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनॉक्सी श्वसन। ठीक है, अर्थात वैसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है उसे अनॉक्सिया अवायवीय श्वसन कहते हैं, एनारोबिक रेस्पायरेशन। चलिए 25वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो मनुष्य का सांस लेना और छोड़ना क्या कहलाएगा? श्वासोच्छ्वास कहलाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर सांस लेना एवं छोड़ना श्वासोच्छ्वास। अगला प्रश्न, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन है? तो देखिए, अगर रक्त में आयरन की कमी होती है, और आयरन जो है या लोहा, आयरन या लोहा, वह हीमोग्लोबिन के केंद्र में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के केंद्र में क्या पाया जाता है? तो लोहा पाया जाता है, Fe पाया जाता है। ठीक है, और अगर इसी की कमी हो गई तो हीमोग्लोबिन की कमी होगी, और हीमोग्लोबिन की कमी होगी अर्थात शरीर में रक्त की कमी होगी। तो शरीर में रक्त की कमी से या शरीर में आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। क्या होता है? एनीमिया रोग। एनीमिया रोग एक तरह का कुपोषण रोग है जो शरीर में रक्त की कमी से या आयरन की कमी से होता है। चलिए, खास करके ऐसे रोग बच्चों में देखे जाते हैं, साथ ही गर्भवती महिलाओं में भी एनीमिया नामक रोग देखे जाते हैं। इसी से बचाव के लिए सरकार द्वारा क्या किया जाता है? तो गर्भवती महिलाओं के लिए आयरन की गोली दी जाती है, आयरन फॉलिक एसिड। चलिए प्रश्न संख्या 27, पादप में, यहाँ पर पादप लिखा जाना चाहिए, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो मैंने पहले भी समझाया है कि जाइलम क्या करता है? तो जल का परिवहन करता है। जाइलम उत्तक द्वारा क्या होता है? जल का परिवहन होता है। जाइलम उत्तक पौधे में जल का परिवहन करता है। ठीक है, भोजन का परिवहन कौन करता है? अगर जाइलम जल का परिवहन करता है तो भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा, फ्लोएम उत्तक के द्वारा। ठीक है, चलिए, एमिनो अम्ल का वहन नहीं करता है, ऑक्सीजन का वहन नहीं करता है। आगे, कूटपाद किसमें पाया जाता है? स्यूडोपोडा, इंग्लिश में कहेंगे स्यूडोपोडा, हिंदी में कूटपाद। यहाँ पर आप जान लें कि अमीबा की जो आकृति होती है वो अनिश्चित होती है, मतलब निश्चित आकृति नहीं होती है। तो ये अपने कोशिका झिल्ली को लंबा कर करके आगे बढ़ाता है और फिर पूरे शरीर को खींच खींच करके चलता है, और इसी को हम लोग कूटपाद कहते हैं। क्या कहते हैं? कूटपाद, क्योंकि यह पैर नहीं है लेकिन पैर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अमीबा में कूटपाद पाया जाता है। अमीबा में कूटपाद पाया जाता है। प्रश्न रहेगा कि अमीबा कैसे चलता है? तो कूटपाद की सहायता से चलता है। अमीबा कूटपाद की सहायता से चलता है। पैरामीशियम सीलिया की सहायता से चलता है। ठीक है, चलिए आगे, तो 28 का आंसर सी हो जाएगा। अगला है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? जैसे मनुष्य क्या करते हैं कि सांस लेने में ऑक्सीजन गैस लेते हैं, तो ऑक्सीजन वायु में से घटना चाहिए, लेकिन फिर क्या होता है कि ऑक्सीजन आ जाता है, या ऑक्सीजन हमेशा से बना हुआ रहता है। जैसे ऑक्सीजन को कौन लेंगे? तो जंतु लेंगे, जो भी जंतु के अंतर्गत आएंगे, सभी जानवर और मनुष्य भी, और छोड़ेंगे क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। अब पौधे क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को फिर कौन ले लेते हैं? पौधे ले लेते हैं। कौन ले लेते हैं? पौधे इस कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण में इसका उपयोग कर लेते हैं। और प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो पौधे क्या उत्पन्न करते हैं?
ऑक्सीजन गैस। कौन गैस? ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे, ऑक्सीजन गया फिर ऑक्सीजन आया, तो किसके द्वारा? पौधों के द्वारा। और पौधे क्या कर रहे थे? प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना रहता है। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 30 है, स्टोमाटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है? तना में, पत्तियों में, जड़ में, इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, आपके लिए मैं ये प्रश्न छोड़ रहा हूँ। धन्यवाद। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें अगर आपको सही लगा है तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।